कुमार सेडाना। मैं राजेश कुमार सेडाना लखनऊ में प्राकृतिक खेती 2017 से कर रहा हूँ, लीज़ पे लेके ज़मीन को। 18 बीघे मेरे पास ज़मीन है और मैं बैंक से सेवानिवृत्त हूँ। लेकिन पिछले इतने सालों में मैं सुभाष पालेकर जी, ताराचंद बेल जी और अन्य लोगों की खेती देखते देखते प्राकृतिक खेती करते हुए बहुत ज़्यादा जब रिजल्ट नहीं आया, तब मैंने पिछले साल वीके सचान जी को सुना। कहीं से किसी ने एक वीडियो भेजी तो मैंने उसको सुना, तो मैं उससे प्रभावित हुआ। तो आज मैं दिनांक 4/6/2025 को सचान साहब के साथ में यहाँ पर आया हूँ, जहाँ इन्होंने बहुत बढ़िया कृषि दर्शन एवं आध्यात्मिक दर्शन केंद्र बनाया हुआ है सागर रोड पे। और मैं यहाँ कुछ जीवामृत भी लेने आया हूँ और कुछ इनसे समझने भी आया हूँ कि प्राकृतिक खेती को कैसे करें। और मैंने इतने सालों से जो खेती कर रहा था बहुत नुकसान में था। घर वाले भी मेरे से कहते थे, क्या तुम खेती कर रहे हो, इतना पैसा तुमने क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने नहीं, मैं प्रण लेके चला हूँ, इसमें डालूंगा तो कुछ नहीं, केवल गाय गौ गौ माता का गोबर गौमूत्र। तो पिछले साल मैंने सचान साहब से किसी से लिया था ये जीवामृत। उसका रिजल्ट मुझे ये लगा कि अब मेरे खेत में जो जीवाश्म है वो आने लगे जो बिल्कुल नहीं थे। और आज की देश में मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ। अब आज की तारीख में मैं कुछ और जानकारी के लिए सचान साहब के साथ पास आया हूँ और कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में। और मेरे साथ रवि सिंह हैं और जो कि मेरे सहयोगी हैं, और इनको भी मैं सिखाना चाह रहा था कि देखो ये खेती कैसे होती है, क्योंकि इनको बहुत चीज़ों का भ्रम था कि ये अंकल ये कर दें, अंकल वो कर दें, अंकल ये कर दें, अंकल ये होगा, ऐसा होगा। मैंने ऐसा नहीं, तुम मेरे साथ झांसी चलो, तब कुछ प्रैक्टिकल सीखोगे, तब तुमको समझ में आएगा, दिमाग खुलेगा कि ये क्या होता है। क्योंकि बहुत चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। भ्रम में यूट्यूब में तो जितनी चीज़ें आती हैं वो आपको ही पता कितना भ्रम डाला जा रहा है। और वही चीज़ों को देखते देखते मैं यहाँ प्रैक्टिकल करने आज इस खेत पे आया हूँ। और यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और खेती भी अच्छी हो रही है, जो कि पहले पूरी मेघालय या आसपास के एरिया में कहीं खेती नहीं होती होगी, जिसमें इन्होंने ये खेती यहाँ शुरू की और ये केंद्र बनाया। रवि जी, कुछ आप भी बताइए अपने बारे में। हम्म। मेरा तो पहली बार है और मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि जीवामृत से हम किस तरीके से और अच्छे बिना गोबर के कैसे कर सकते हैं खेती, और बाकी जैसा आप लोग बताएं। नहीं तो आपको देखिए, आपने तो सेडाना जी ने तो बताया कि पिछले कई साल से ये बेचारे जो है ना प्रकृति प्रेमी हैं और चाहते हैं कि केमिकल फ्री खेती करूं। लेकिन केमिकल फ्री खेती कैसे होती है, तो सोशल मीडिया का आजकल युग है कि सोशल मीडिया में जो चीज़ें परोसी जाती हैं उन्हीं से लोग सीखते हैं। संसार का नियम है कि जो हमको पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालय में या सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मेरे आँख कान तक आवाज़ आती है वही सच्चे। उसी को मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके अंदर परमात्मा का अंश है। आपको परमात्मा ने दिमाग दिया है, आँख दिया है, कान दिया है, और परमात्मा ने सबको 5 इंद्रियां और अंदर का जो मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार है, वो इसलिए दिया है कि तुम अपने स्वयं के द्वारा दुनिया को जानने का प्रयास करो, सत्य क्या और झूठ क्या है। क्योंकि मित्र, संसार का नियम है कि इस खासकर कलयुग में, कलयुग तो पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण का युग है। यहाँ सबको अपने अपने व्यवसाय की चिंता है, दूसरे की कोई चिंता नहीं करता। अपने अपने धंधे में लोग लगे हुए हैं। खेती का जो सत्य है कि जैसे लोग कहते हैं कि रसायन छोड़ना है, और फिर कुछ लोग रसायन छोड़ लेते हैं तो फिर कहते हैं साहब वो रसायन छोड़ने के बाद मेरी उपज आधी हो गई। सच है। मित्र, दुनिया देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो केमिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कभी केमिकल बंद ना होने पाए, वो यही मैसेज देना चाहते हैं। जैसे इन्होंने एक खेती का मॉडल अपनाया कि मैं पेस्ट रसायन नहीं दूंगा, और इनकी उपज कम हो बहुत गई, कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो मैसेज ये है कि भाई ये चल नहीं सकता। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो देश भूखों मर जाएगा। ये भ्रम है। ये सिद्ध कर दिया उन्होंने।
कि भाई देखिए सिडाना जी, मैं क्या कहता था, आपने प्राकृतिक खेती की और देखिए उत्पादन आधा हो गया। तो उन्होंने अपनी बात को, मैं क्या कहता हूँ मित्र किसान भाइयों, केमिकल छोड़ने की बात ही नहीं मैं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि केमिकल छोड़ने के पहले ये सोचो कि केमिकल की ज़रूरत क्यों है। जैसे मुझे शारीरिक बीमारी होती है, मेरा कभी सर दर्द हुआ, कभी बुखार आ गया, कभी जुकाम हो गया, तो मैं एंटीबायोटिक लाता हूँ, पेन किलर लाता हूँ, पैरासीटामोल लाता हूँ, यही करता हूँ ना। कोई कहे कि ये पैरासीटामोल, पेन किलर, एंटीबायोटिक सब छोड़ दो, तो डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान जो एलोपैथिक वाला वो क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और एक आदमी ने साहब ये खाना बंद कर दिया, तो अब वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। तो चिकित्सा विज्ञान जीत गया क्या, कि मैंने कहा था ना कि एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। मैं कहता हूं मित्र, एंटीबायोटिक चाहे शरीर के केस में कोई एंटीबायोटिक हो, पेन किलर हो, कोई पैरासीटामोल हो, या खेत में फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, हमको एक चीज़ करनी है, अपने शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है सबसे बस। मेरा इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होगा तो मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दो चीज़ें होती हैं, एक विल और एक इम्यून सिस्टम। विल क्या है? विल है कि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और कहा गया है कि जब मृत्यु आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। चिकित्सा विज्ञान इस बात को जानता है। हमारी बहुत सारे डॉक्टरों से बात होती है, हमने कहा एक मरते हुए व्यक्ति को आप बचा सकते हो? तो कहता है सचान साहब कैसी बात कर रहे हो, जिसकी आ गई होगी मैं क्या बचा पाऊंगा। जब ईश्वर नहीं चाहता कि अब इस धरती पर रहे तो मैं, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है। सत्य यही है मित्र, जब आ जाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अभी भ्रम क्या है कि शायद बच जाऊं, शायद, यानी ईश्वर पर यकीन नहीं है, हमको चिकित्सा विज्ञान पर यकीन है। इसी प्रकार अपनी जमीन पर यकीन नहीं है और हमको टेक्नोलॉजी पर यकीन है। तो इनका जो प्रश्न है कि प्राकृतिक खेती करने की दिली इच्छा रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में वो सफलता नहीं मिल पा रही जिस सफलता के अभिलाषी है। देश का हर किसान चाहता है कि मुझको यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर न डालना पड़े। देश का हर किसान चाहता है कि मुझको पेस्टिसाइड यानी खरपतवार नाशी रसायन, कीटनाशी रसायन और फफूंदनाशी रसायन न डालने पड़े। देश का हर किसान चाहता है कि मेरे खेत में पानी ना लगे तो बहुत अच्छा, बिना पानी के फसल हो जाए तो बहुत अच्छा। देश का हर किसान, उसको शौक नहीं है कि गाड़ी कमाई का पैसा जो है यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर में खर्च करे, लेकिन मजबूरी बन गई है। तो मजबूरी का समाधान क्या है? प्राकृतिक खेती का मतलब है समझ। कौन सी समझ? कि मैं कोई भी फसल बोऊंगा, कोई भी, जैसे परसों नरसों एक एमपी के किसान ने हमसे कहा कि सचान साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोयाबीन के किसानों के बारे में कुछ नहीं बोलते हो। अब समस्या ये है कि सोशल मीडिया में ये भी चल गया है कि धान की प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, सोयाबीन की प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, चने की प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, फलों की प्राकृतिक खेती कैसे। ये तो बकवासबाजी है ना। प्राकृतिक खेती में कोई फसल नहीं आती है, प्राकृतिक खेती में प्रकृति आती है। प्रकृति का वैभव सलामत है तो फिर जो भी बोगे वो प्राकृतिक ही होगा। आप सोयाबीन बोएं, धान बोएं, चना बोएं, सब्जी उगाएं, फल उगाएं, तो प्रकृति में मैं अक्सर कहता हूँ सबसे पहले प्रकृति का हिस्सा जमीन, धरती माता। मित्र, अगर धरती माता बलशाली है, धरती माता स्वस्थ है, धरती माता में ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू 1% से ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिएगा। अगर इस ज़मीन में आज जैसे मिट्टी की जांच कराते हैं तो 0.3% जो है ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट होके आता है। अगर ये 1% हो जाए तो आप कुछ भी फसल बोगे तो फसल की संपूर्ण पोषण ये धरती खुद दे देगी। तो आपको फर्टिलाइजर की क्या जरूरत है? लेकिन मैं फर्टिलाइजर बंद करना चाहता हूं, धरती में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा करके 1% करने की कोई कवायद नहीं करना चाहता हूं।
मैं सोचता हूँ फिटकरी डाल के, हींग डाल के, गौमूत्र डाल के, यानी जादू टोना करके और मेरा उपज अच्छी हो जाए। मतलब धरती की माली स्थिति को कोई बढ़ाना नहीं चाहता। नेचुरल फार्मिंग में एक ही चीज़ कहता हूँ कि धरती की मालियत को, जैसे चकबंदी होती थी ना, आज भी कहते हैं कि वो खेत 16 आने का है, वो 12 आने का है, वो 8 आने का है, वो 4 आने का है, ये क्या है? तो 16 आना मालियत मतलब है कि जमीन में 1% से ज़्यादा ह्यूमस हो जाए। और 1% से ज़्यादा ह्यूमस कब होगा, सुनिए आप। ह्यूमस बनता है, जैसे मेरे पीछे कार्बनिक पदार्थ है बहुत ढेर सारा। कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है बाग बगीचों की पत्तियां हैं, फसलों के अवशेष हैं, पशुओं का मलमूत्र है, तो ये सब कार्बनिक पदार्थ है। ये जमीन में जाएगा और नमी होगी तो ये कार्बन के रूप में कन्वर्ट होगा। जब इस कार्बनिक पदार्थ में 2 महीना 60 दिन तक कंटिन्यू 20% नमी रहेगी तो कार्बन बनना शुरू हो जाएगा। और जब ये कार्बन बनना शुरू हो जाएगा तो इस पर सूक्ष्म जीवाणु अटैक करेंगे। अब समस्या ये कि ना तो आप ये कार्बनिक पदार्थ डालते हो, इसमें आग लगा देते हो, और सूक्ष्म जीवाणु जो होने चाहिए जमीन में, जो हुआ करते थे, उनको कब का पेस्टिसाइड डाल के मार चुके हो। तो धरती माता को ना तो भोजन दे रहे हो, और अगर दे भी दिया तो भोजन को पचाने वाले जीवाणु नहीं है। माने कि जो इम्यून सिस्टम है सॉइल का वो वीक है, तो सॉइल बीमार है। अब जब सॉइल बीमार है यानी खेत बीमार है तो फसल बीमार है। अब वो बीमार फसल का भोजन हम करें चाहे उसकी फसल अवशेष मेरा पशु खाए तो वो भी बीमार है। तो दुनिया संसार ये चाहता है कि आदमी बीमार रहे, पशु बीमार रहे, फसल बीमार रहे, तो हमारा धंधा चलता रहे। और मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ा दीजिए, और फर्टिलिटी को बढ़ाने को फिर बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि ज़मीन की फर्टिलिटी तब बढ़ेगी जब इस खेत की मेड़ पर खेतों की मेड़ें होंगी, बारिश का पानी जब संचय होगा और खेत में नमी रहेगी। जैसे मैंने कहा, ये कार्बनिक पदार्थ जब 60 दिन नमी में रहेगा तब कार्बन बनेगा। अब आपके खेत में पानी बरसा और बह गया, बरसा और बह गया, तो नमी नहीं रहेगी, तो ये कार्बन नहीं बनेगा। अब अगर किसी ने हमारा जीवामृत भी डाला है तो जीवामृत क्या करेगा, तो ये कार्बन बनना चाहिए, तब जीवाणुओं का भोजन बनेगा। तो खेत की मेड़ बना के वर्षा का पानी रोकना, और खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाना। पेड़ इसलिए लगाना है क्योंकि आपका अगर खेत बिल्कुल पेड़ विहीन है, बिल्कुल नेकेड सॉइल है, तो कितना भी जीवाणु डालना हर साल अप्रैल मई जून की गर्मी में मर जाया करेगा। लेकिन खेत के चारों कोनों पर अगर छायादार अच्छे अच्छे पेड़ हैं, शीशम का है, नीम का है, जामुन का है, पाकड़ का है, गूलर का है, तो क्या होगा कि पेड़ों के नीचे का टेम्परेचर मिट्टी का 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, वहाँ माइक्रोब्स नहीं मरेंगे। और जब बरसात में पानी होगा तो वो पेड़ों के नीचे वाले माइक्रोब्स मूवमेंट करके पूरे खेत में फैल जाएंगे, तो जीवाणु बने रहेंगे। अगर खेत नंगा है तो आपको ये जीवामृत डालने का काम हर साल बार बार करते रहना है। तो मैं कहता हूँ कि बार बार ना करना पड़े, इसलिए पेड़ भी लगाइए। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैसे आजकल मोनोकल्चर हो रहा है देश में, कुछ किसान केवल धान बोते हैं, कुछ किसान केवल गन्ना करते हैं, कुछ किसान केवल सब्जी करते हैं। ऐसा बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नाना प्रकार की फसलें होंगी तो नाना प्रकार के जीव होंगे। नाना प्रकार की धान भी है, तिल भी है, उड़द भी है, मूंग भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, और जब रबी आई तो जौ भी है, गेहूं भी है, चना भी है, मटर भी है, मसूर भी है, अलसी भी है, जौ भी है। तो खेती का सूत्र है कि खेती हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी खाद्य ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो अभी जो आदमी धान बोता है, गेहूं खरीद के खाता है, चना खरीद के खाता है, तेल खरीद के खाता है, फिर रबी में गेहूं बो लेता है, तो फिर वो दालें खरीदता है, तेल खरीदता है, सब्जियां खरीदता है। बाजार पे डिपेंड है। खेती करने वाला व्यक्ति अगर बाजार से अपने खाने के लिए सामान लाएगा तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? ठीक है ना। तो खेती अपनी ज़रूरतों के लिए जब की जाती है
तो बाजार की ज़रूरतें पूरी होती हैं और किसी भी वस्तु का भाव बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। अभी कई बार इस साल लोगों ने गोभी की फसल अपने खेत में जोत दी, टमाटर इतना सस्ता हो गया बीच में कि वो सड़क पे फेंकना पड़ा, और इस प्रकार का कुछ मिला के चलता रहता है। तो मित्र, भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाना और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए खेत की मेड़ बनाना, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना, और ज़मीन से जो भी मिला हमको, अपने उपयोग के बाद जो भी वस्तु बचे उसको ज़मीन को वापस करना, इतनी सी बात अगर मान ली किसी ने, तो उसकी खेती वर्ष दर वर्ष अच्छी होती जाएगी, और 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा कि वो देखेगा कि ना तो मेरी फसल में कोई बीमारी लगती है, ना मेरी फसल में कोई कीड़ा लगता है। बस एक समस्या खरपतवार वाली जब है वो बनी रहेगी, और वो तब सॉल्व होगी जब आप अपनी नांद पर अपने घर में थोड़ा सा पशुपालन करेंगे, क्योंकि आज के 50-60 साल पहले ये फसलों में उगने वाले खरपतवार हमारे पशुओं के भोजन की समस्या का समाधान बनते थे। आज जब आपके पास पशु नहीं है तो ये खरपतवार आपकी समस्या बन गए, और इस समस्या से निपटने के लिए आप बीडीसाइड डालते हो, जो बिल्कुल गलत है। तो प्राकृतिक खेती में कोशिश ये करनी है, जैसे मैं कहता हूँ, किसान को 1 रुपया भी बाजार ना ले जाना पड़े। देखिए, सीधी सीधी बात है, किसान प्रोड्यूसर है, खाद्यान्न का सारी दुनिया को पालता है। और मैं कई बार कहता हूं कि 1950 के दशक में हमारे देश में 50-60 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होता था कुल। आज जब 350 मिलियन टन के आसपास खाद्यान्न उत्पादन पहुंच गया, तो 50 मिलियन टन फर्टिलाइजर हो गया। यानी कि आज के 70 साल पहले जितना खाद्यान्न पैदा होता था, उतनी मात्रा में हम जमीन में फर्टिलाइजर डालते हैं मित्र, ठीक है ना। और इसका वॉल्यूम जो है, मैं रोज बोलता हूं, 4 लाख करोड़ का है। और फसलों में खरपतवारनाशी रसायन, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का वॉल्यूम 6 लाख करोड़ का है। यानी कि 22 लाख करोड़ की उपज प्राप्त करने के लिए मैं 10 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डालता हूं। और एक डाटा बता दूं आपको, हिंदुस्तान का आदमी 20 लाख करोड़ रुपए का खाना खाता है और 13 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स लेता है। आज देश में जो दारू से आमदनी हो रही पूरे देश को, उसका वॉल्यूम 7,80,000 करोड़ है। और जो खरीदने वाला, पीने वाला, जो अपनी जेब से और पे किया है, तो सब मिला के 10 लाख करोड़ तो केवल दारू का है। और अगर मैं अफीम में, चरस में, गांजा में, ब्राउन शुगर में, हीरोइन में चला जाऊंगा ना, तो 15 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स आदमी खा लेता है। अब समझिए आप, 10 लाख करोड़ रुपए का केमिकल खाता है जो खेतों में यूज होता है, और 14-15 लाख करोड़ का ड्रग्स लेता है। भोजन करता है 20 लाख करोड़ का, और 25 लाख करोड़ रुपए का नशा करता है। और फिर ये कहता है, डॉक्टर साहब देखो हमको क्या बीमारी है। अब डॉक्टर क्या बीमारी बता देगा। मित्र, ये विषय मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये विषय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारना है या नहीं। अगर हम सब ने तय कर लिया है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी मैं विनोद कुमार सचान कहता हूं अपने बच्चे से कि मैं तो देख डूब रहा हूं और तुझको भी ले डूबूंगा, तो फिर आप बहुत सही दिशा में जा रहे हो। और नशा करो और फर्टिलाइजर डालो। लेकिन अगर आपको रत्ती भर भी आंख में आंसू हो अपने बच्चे के लिए, तो रुको, ठहरो, सोचो और एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाओ मित्र।